Hello and welcome to the Cliff Classes. So our today's topic is the bank reconciliation statement. बैंक reconciliation statement होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि reconciliation statement क्या है, फिर दूसरा जो है हमारा कि ये mismatch जो है वो क्यों होता है, then we'll see the format and some important points to remember. So first of all what we'll see कि ये बैंक reconciliation statement होता क्या है। देखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली पहले ये समझो कि कैश बुक में एंट्रीज क्या होती है। देखो जो कैश बुक है उसमें एक कॉलम होता है बैंक कॉलम, ठीक है। हियर इज द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम इज देयर, 1 मिनट, या बैंक कॉलम इज देयर। एंड जो पासबुक है, पासबुक किसकी होती है, पासबुक बेसिकली ये होता है, दिस इज द अकाउंट होल्डर इन अ बैंक, अकाउंट होता है होल्डर का, ठीक है। ये जो अकाउंट होल्डर है जो कि बैंक में है उसका होता है ये पासबुक, ठीक है। और यही मतलब ये जो अकाउंट यहाँ बैंक में होल्ड करके रखा है यही एंट्रीज कैश बुक में एक बैंक कॉलम में होती है, ठीक है। तो कभी कभी होता ये है क्योंकि ये दोनों एक तरीके से सेम ही अकाउंट है बट सिर्फ बात यह है कि अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है। जो कैश बुक है वो क्लाइंट बनाता है और जो पासबुक है वो बनाती है बैंक, ठीक है। तो इन दोनों के स्टेटमेंट में होता ये है कि समटाइम्स इनमें जो अमाउंट है वो मैच नहीं करता है। क्यों नहीं मैच करता है, अब ये कुछ चीजें हैं, जैसे हो सकता है कि टाइम डिफरेंस हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ एरर हो, तो इसकी वजह से ये मैच नहीं करता है। तो यही जो प्रक्रिया है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाती है। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि वाई दे आर नॉट मैचिंग, दिस इज व्हाट नोन एज द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एंड इसीलिए ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है ताकि ये दोनों बैलेंसेस को मैच किया जा सके, ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, क्या बैंक बनाती है, नहीं बैंक नहीं बनाती है। याद रखो जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो बनाता है कस्टमर, मतलब जो क्लाइंट है। अकाउंट होल्डर मैं बोलूं यदि इसका सही नाम जो है वो होगा अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर ऑफ अकाउंट होल्डर इन अ बैंक, ये बनाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर फिर हम देख रहे हैं कि जो मिसमैच होता है वो क्यों होता है। अभी मैंने बताया आपको दो चीजें कि मिसमैच जो है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है कि हो सकता है कि टाइम डिफरेंस की वजह से, टाइम डिफरेंस समझ रहे हो क्या है। देखो टाइम डिफरेंस ये है कि हो सकता है कि कोई जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में रिकॉर्ड हो गया है बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई पासबुक में रिकॉर्ड है और जो हमारी कैश बुक है उसमें नहीं है। तो इन दोनों का जो मिसमैच है इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा ये है कि हो सकता है कुछ एरर्स हो, एरर्स किसकी तरफ से हो सकती हैं, एरर्स दोनों तरफ से हो सकती हैं। हो सकता है कि ये जो एरर है वो बैंक ने करी है एंड हो भी सकता है कि ये एरर कैश बुक में है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो अभी हम कुछ कॉजेज देख रहे हैं, मतलब कुछ टिपिकल केस देख रहे हैं, जैसे कि अब जो फर्म है, फर्म टू कंज्यूमर कैसे देख रहे हैं कि भाई जो कस्टमर जैसे फर्म है, फर्म ने XYZ नाम का कोई चेक इशू किया है सीता को, ठीक है, सीता को समझो कि XYZ नाम का ये समझो कि सीता को जो है वो चेक इशू किया गया है, ठीक है, किसने, कोई राम ट्रेडर्स समझो, राम ट्रेडर्स ने सीता को एक चेक इशू किया और इसने अपने जो कैश बुक है, कैश बुक से पैसा इतना कम कर दिया, मतलब कैश बुक से माइनस कर दिया। अच्छा एक बार और सुनो इसके पहले कि जब भी कैश बुक में पैसा बढ़ता है तो उसको डेबिट लिखते हैं और जब भी घटता है तो उसको क्रेडिट लिखते हैं। बाकी पासबुक में इसका उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है, जब जब पासबुक में कैश बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं और जब यहाँ पर घटता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसी पे पूरा चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं। देखो एक फर्म है, अभी मैंने बताया ये फर्स्ट वाला केस देख रहे हैं हम, ठीक है।
फर्म ने क्या किया है, पहला केस है हम देख रहे हैं कि राम ट्रेडर्स है, राम ट्रेडर्स ने सीता एक कस्टमर है उसको एक चेक इशू कर दिया है, ठीक है, चेक। बट अब जो राम ट्रेडर्स है ये क्या करेगा, अपने कैश बुक में इतना पैसा माइनस कर लेगा, मतलब इतना पैसा क्रेडिट कर देगा। बट जो सीता है उसने अभी चेक बैंक में जाके नहीं लगाया है, तो क्या होगा, बैंक की पासबुक से अभी ये पैसा डेबिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा पासबुक है उसमें बैलेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कैश बुक, ठीक है। एक तो ये वाला केस हो गया। फिर दूसरा केस हम देखते हैं कस्टमर टू फर्म। देखो कस्टमर टू फर्म में होता ये है, सपोज यही सीता को हम कस्टमर ले लेते हैं कि सीता ने जो राम ट्रेडर्स है, राम ट्रेडर्स को एक चेक इशू किया है, दिस इज द चेक शी इशूड। तो इसने कॉल करके बता दिया राम को कि मैंने जो है वो तुम्हारे मतलब ये चेक दे दिया है बैंक में, अब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो राम ने क्या किया कि पहले ही अपने कैश बुक में डेबिट कर लिया, मतलब पहले ही प्लस कर लिया, और अभी उसके जो पासबुक है, पासबुक में नहीं आया है पैसा, मतलब पासबुक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो बैंक है उसने चेक को क्लियर नहीं किया है, चेक इज नॉट क्लियर्ड। तो इस केस में जो हमारा कैश बुक है उसमें पेमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पासबुक, ठीक है। ये तो दूसरा केस हुआ। फिर तीसरा केस हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट डिडक्शन बाय द बैंक। तो कम समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स कुछ रिकरिंग चार्जेस जैसे कि बिल वगैरह होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ें होती है ना, इंसिडेंटल सर्विसेज, कुछ सर्विस चार्ज हैं, कुछ बिल्स हैं, या फिर कुछ अनपेड चेक्स हैं। ये सारी चीज़ें बैंक ने क्या करा कि बिना कस्टमर की वो मतलब कस्टमर को नहीं इतना पता है, बट इसने डिडक्ट कर लिया कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह। तो अब इसमें क्या होगा कि जो पासबुक है उसमें तो पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया का क्या मतलब है कि पैसा डेबिट हो गया है, ठीक है। बाकी जो कैश बुक है अभी तो उसमें उतना ही बैलेंस है, क्योंकि जो कस्टमर है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पासबुक है उसका बैलेंस ज्यादा होगा, सॉरी जो पासबुक है उसका बैलेंस कम होगा एज कंपेयर टू द कैश बुक, ठीक है, क्योंकि इसमें से पैसा चला गया है और कैश बुक को तो पता ही नहीं है अभी। देन थर्ड इज डायरेक्ट पेमेंट टू द बैंक अकाउंट। देखो हो सकता है कि कोई कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया है, तो पासबुक में पैसा ज्यादा हो जाएगा, बाकी कैश बुक में तो अभी नहीं नोट हुआ है तो उसको नहीं पता है। तो इस केस में जो पासबुक है उसका बैलेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कैश बुक। देन चेक डिसऑनर्ड। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, समझो। अच्छा इसका एक और केस देखो जो डायरेक्ट पेमेंट है इसका। देखो एक तो कस्टमर पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हो सकता है कि डायरेक्टली जो कस्टमर है उसके अकाउंट में इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह आ जाए। ये दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड में समझो कि ए बी सी तीन लोगों ने तीन चेक दे रखे हैं, ठीक है। ये दे रखे हैं राम ट्रेडर्स को, वही राम ट्रेडर्स को दिए, ठीक है। तो जो ए है उसने 50,000 का दिया है, और जो बी है उसने 20,000 का दिया, और सी ने 10,000 का दिया। तो अब ये चेक जब बैंक में लगाए गए तो क्या हुआ कि जब राम ट्रेडर्स को दिए तो राम ट्रेडर्स ने कैश बुक में अपने ये तीनों चेक नोट कर लिए। बट जब बैंक में लगाया गया ये चेक, तो इसमें से दो चेक डिसऑनर हो गए, और सिर्फ जो 50,000 वाला है, मतलब जो ए वाला है, वो पास हुआ, ठीक है। तो जो पासबुक है उसमें तो कम बैलेंस हुआ। क्यों, क्योंकि जो 20,000 है और जो 10,000 है, मतलब जो 30,000 है वो तो आए ही नहीं, बाकी 30,000 हमारे कैश बुक में नोट हो चुके हैं अभी। तो इस केस में क्या होगा कि जो पासबुक है उसका बैलेंस लेस होगा, या फिर जो कैश बुक है उसका बैलेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पासबुक। दिस इज व्हाट रिटन हेयर, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर हम देख लेते हैं, या नाउ वील सी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इट। देखो yes, so this is the format here. Here we'll write
द पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पर जो भी कैश बुक के हिसाब से प्लस है, मतलब जो भी हम प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी माइनस कर रहे हैं, ठीक है। देखो कभी कभी ये यदि बैलेंस में ये नहीं दिया रहता कि क्रेडिट अमाउंट है या डेबिट अमाउंट है, तो फिर कैश बुक का जो अमाउंट दिया रहता है उसको जो है वो डेबिट अमाउंट ही माना करो, मतलब प्लस ही माना करो, ठीक है। ये चीज़ है। तो पहला हम देख लेते हैं फर्स्ट, व्हाट वी विल सी, फर्स्ट वी विल सी कि जो बैलेंस कितना है, बैलेंस एज पर द कैश बुक, कैश बुक में जितना भी बैलेंस है, समझो यहाँ पर 2,000 रुपया बैलेंस है, ठीक है। बाकी यदि माइनस है तो माइनस में लिख दो, क्योंकि अभी हमारे पास माइनस में नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस में, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, व्हाट वी विल ऐड, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पर अगेन आई विल डू पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस एज पर द कैश बुक, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, कौन कौन से अमाउंट्स को ऐड करना है, वी विल ऐड जो भी चेक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब चेक हमने इशू किए हैं बट अभी हमारे बैंक से पैसा कटा नहीं है फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पैसे को जोड़ लेंगे यहाँ पर, समझो हमने 2,000 रुपये का जो है वो यहाँ पर प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमने 2,000 का जो चेक जो है वो इशू किया था, अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है। दूसरा हम क्या ऐड करेंगे, देखो कुछ ही चीजें हैं जो ऐड होती हैं, तो पहली चीज तो ये वाली ऐड होगी, ठीक है। देन सेकेंड थिंग वील ऐड एनी इंक्रीज, एनी इंक्रीज इन दी बैंक बैलेंस, किसी भी वजह से बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, समझो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है 500 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पर 500 हम कर लेंगे। फिर व्हाट वील डू कि अब हम लेस क्या करेंगे, व्हाट वील लेस, वी विल लेस, देखो यहाँ पर लेस किया जाएगा, वी विल लेस द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड, मतलब जो भी चेक किसी ने डिपॉजिट करा है बट हमने अपने कैश बुक में लिख लिया था उसको, बट अभी जो है वो बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है या फिर आया नहीं है वो, तो उसको हम माइनस कर देंगे, मान लो -500 रुपये, ठीक है। फिर हम करेंगे यहाँ पर एनी एनी डिक्रीज, एनी डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर समझो 200 रुपये डिक्रीज हो गया। नाउ व्हाट वील डू टोटल ऑफ इट, तो इसका हम टोटल करेंगे, टोटल हम करेंगे यहाँ पर, देखो इन दोनों को प्लस करा हमने, ये हो गया हमारा 4,500 रुपये, 4,500, और ये हुआ हमारा 700, ठीक है। तो अब आप जब आप इसको दोनों को ही माइनस करोगे तो हमें बैलेंस मिल जाएगा, हमें बैलेंस मिलेगा इन दोनों को माइनस करने से, वी विल गेट दी 38,000 रुपीज, 3,800 रुपीज हमें मिलेंगे, सॉरी 3,800 rupees. So what it is, it is the balance as per पासबुक, ये पासबुक के हिसाब से बैलेंस आ गया है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आई थिंक यू माइट हैव गॉट इट कि फॉर्मेट जो है दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, 2-3 बार रिवाइज करना। फिर कुछ चीज़ें रिमेंबर, मतलब कुछ जो पॉइंट्स है वो रिमेंबर करने वाली चीज़ है कि जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, वो कौन बनाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर कौन है यहाँ पर, राम ट्रेडर्स, तो वो बनाएगा ना ये, हाँ तो वही बनाएगा। फिर जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बोथ कैश बुक और इसमें हमें पासबुक भी लगती है, ठीक है, दोनों ही लगती हैं। फिर जो पासबुक है
पासबुक क्या होती है? पासबुक होती है कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट की कॉपी। अब देखो ये सिचुएशन है, जैसे अनफेवरेबल बैलेंस है बैंक में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके बैलेंस में नेगेटिव ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है मतलब डेबिट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके कैश बुक में भी पैसा नहीं है, तब तो वो पासबुक में भी नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट विद दी कैश बुक, ठीक है। फिर यदि फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस मतलब दोनों, यदि प्लस प्लस है, दोनों में प्लस प्लस है मतलब क्या? कैश बुक में प्लस का मतलब क्या होता है? डेबिट। और जो पासबुक है उसका, उसमें प्लस का मतलब क्या होता है? उसमें प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट अमाउंट विद द कैश बुक एंड क्रेडिट अमाउंट विद द पासबुक। सो आई थिंक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर मोर सच वीडियोस।